ये कहानी है रामपुर नामक एक छोटे से गांव की, जहां अधिकतर लोग खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते थे। गांव के एक किनारे पर टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी, जिसके फटे टाट से हवा अंदर आती और जाती रहती थी। यही रामू का घर था। मिट्टी के फर्श पर चारपाई, कोने में एक टूटा सा बक्सा और दीवार पर टंगी हुई रवि की स्कूल ड्रेस। उसकी पत्नी सावित्री आंगन में चूल्हा सुलगा रही थी। लकड़ी का धुआं उसके चेहरे पर पड़कर आंखों में पानी ला देता, लेकिन वो चुपचाप सब करती जाती। रवि उनका बेटा 10वीं कक्षा का छात्र पास की सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसकी आंखों में कुछ बड़ा बनने का सपना चमकता था, वही सपना जो रामू की थकी आंखों के सहारे जिंदा था। रामू लकड़ी की खटिया पर बैठकर अपनी कमाई गिन रहा था, बस 120 रुपए। सावित्री ने पास आकर धीरे से कहा, आज भी बस इतना ही? हाँ, मजदूरी कम ही मिलती है, पर चिंता मत कर, बेटा पढ़ाई करेगा। हम किसी भी तरह पैसे जुटा लेंगे, चाहे हमें और मेहनत करनी पड़े, कुछ बचत करनी पड़े या किसी से उधार लेना पड़े, लेकिन रवि के पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं आने देंगे। सावित्री की आंखें भर आईं। फीस का समय आ गया है, किताबें भी खरीदनी है, घर का खर्च भी चलाना है। ये सब कैसे करोगे तुम? सुनो सावित्री, ये सब मैं देख लूंगा। रवि की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, उसका भविष्य बनाना ही तो मेरा सपना है, और अपने बेटे, अपने सपने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। रामू की आवाज में थकान के साथ साथ एक अजीब दृढ़ता थी। रवि स्कूल से लौट कर आया, हाथ में किताबें थीं, कंधे पर झोला। वो पिता को देखकर मुस्कुराया। बाबूजी, मास्टर जी कह रहे थे कि अगर मैं मेहनत करूं तो स्कॉलरशिप मिल सकती है, और मास्टर जी ये भी कह रहे थे कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूं। देखा सावित्री, मैंने कहा था ना, हमारा बेटा कुछ करेगा। बेटा तू जी जान से पढ़, बाप चाहे जितना खून पसीना बहाएगा, लेकिन तुझे पढ़ाऊंगा और एक काबिल इंसान बनाऊंगा। बाबूजी, आप दिन भर इतनी मेहनत क्यों करते हैं? मैं बड़ा होकर आपको आराम दूंगा। अरे पगले, बाप का सुख यही है कि बेटा आगे बढ़े। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा आराम है। झोपड़ी के भीतर एक उम्मीद का दीपक जल रहा था। गरीबी की अंधियारी चाहे जितनी घनी क्यों ना हो, उस दीपक को बुझा नहीं पाती थी। रामू की दुनिया बहुत छोटी थी। दिन भर खेतों में मजदूरी, रात को झोपड़ी में लौटना और हर रोज बेटे के लिए नए सपने बुनना। सावित्री जानती थी कि रामू का शरीर थक चुका है, लेकिन उसका मन नहीं थका। रात हो चुकी थी, झोपड़ी में दिया जल रहा था। सावित्री ने बर्तन धोकर एक और रख दिए। रामू खटिया पर लेटा छत की तरफ देख रहा था। तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी कर्ज में डूबते जा रहे हो। न जाने कर्ज वाले कब हमारा घर छीन ले। मुझे तो डर लग रही है कि कुछ ऐसा ना हो। डर तो लगता है सावित्री, पर बेटे का चेहरा देखता हूं तो सब डर मिट जाता है। सोचता हूं एक दिन यही बच्चा बड़ा आदमी बनेगा, मेरी लाठी बनेगा। बस भगवान से यही दुआ है कि तुम्हारा सपना सच हो। रामू ने चुपचाप आंखें बंद कर ली। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। रामू अपने बेटे के लिए स्कूल की फीस, किताबें और जूतों के बारे में सोचते सोचते सो गया। दिया बुझ चुका था। झोपड़ी अंधेरे में डूबी थी, लेकिन रामू के दिल में रोशनी थी। सुबह के 5 बजे थे। मुर्गे की बांग से गांव की नींद टूटने लगी। रवि अपनी स्कूल की किताबें बगल में रखकर होमवर्क कर रहा था। फीस का समय आ गया है, किताबें भी खरीदनी है। हाँ मैं जानता हूँ, आज दिन भर ज्यादा मजदूरी करूंगा, रात में ईंट भट्टे पर चला जाऊंगा। इससे शायद कुछ पैसे ज्यादा हो जाएं। लेकिन आपका शरीर, कल ही तो खांसते खांसते आपका तबीयत बिगड़ गई थी। आप अपने शरीर का भी तो ख्याल कीजिए। शरीर का क्या है, टूट जाएगा तो बन जाएगा, पर बेटे की पढ़ाई अगर टूट गई तो फिर नहीं बन पाएगी। इसीलिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन अपने बेटे की पढ़ाई को टूटने नहीं दूंगा। रवि ने पिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। बाबूजी, आप इतना मत कीजिए। मैं भी किसी दुकान पर काम कर लूंगा, जिससे आपको ज्यादा परेशानी ना हो। नहीं बेटा, तुम्हें बस पढ़ना है। तुम्हारे हाथ में किताबें ही शोभा देती हैं, ईंट या बोझ नहीं। सावित्री चुपचाप रही। उसके होंठों पर एक अजीब सी कसमसाहट थी। गांव का जमींदार श्यामलाल इस पूरे इलाके में कर्ज देने और वसूलने के लिए मशहूर था।
उसकी दुकान पर उधार की दवा भी मिलती थी और उधार का जहर भी। रामू पहले ही उससे कई बार अनाज और पैसे उधार ले चुका था। आज फिर उसके दिमाग में वही विचार घूम रहा था। अगर आज भी पैसे कम पड़े तो? दोपहर की तेज धूप थी। रामू ने खेत से लौटते ही श्यामलाल की दुकान का रुख किया। नमस्ते मालिक, 200 रुपये चाहिए थे। रवि की फीस भरनी है, अगर मिल जाता तो बारी मेहरबानी होता। अरे रामू, फिर पैसे? पिछली बार का भी तो बाकी है। ब्याज पर ब्याज चढ़ रहा है, तू कैसे चुकाएगा बोल? मालिक, मैं सब बहुत जल्द चुका दूंगा, बस बच्चे की पढ़ाई मत रुकने दीजिए। आप चाहें तो खेत में ज़्यादा दिन काम करवा लीजिए। ठीक है, लेकिन ब्याज 5% और बढ़ेगा। रामू ने सिर झुका लिया। ठीक है मालिक, आप पैसे दे दीजिए। कहकर वो पैसे ले आया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में गहरी थकान थी, लेकिन मन में उम्मीद भी थी। रामू के लिए हर नया कर्ज एक नया बोझ था, लेकिन उसे लगता था आज कर्ज है तो क्या, कल बेटा बड़ा होकर चुका देगा। उसका सारा जीवन अब एक ही लक्ष्य में बंध गया था, रवि की पढ़ाई। बाबूजी, अगर फीस नहीं भर पाए तो मैं अगले साल परीक्षा दे दूंगा, आप चिंता मत करिए। नहीं बेटा, तू कल स्कूल जाएगा और फीस भी जमा करेगा। मैं तेरा बाप हूँ, तुझे कमी नहीं होने दूंगा। सावित्री ने बीच में कहा। पर ये पैसे कहाँ से लाएंगे आप? मैंने इंतजाम कर लिया है सावित्री, तुम चिंता मत करो। बाबूजी, मैं हमेशा आपकी मेहनत याद रखूंगा। मैं पढ़ाई में कभी आलस नहीं करूंगा। मैं आपका सपना पूरा करूंगा बाबूजी। रात गहरा चुकी थी। कर्ज बढ़ता जा रहा है रामू, मैं डरती हूँ कहीं श्यामलाल हम सबको घर से निकाल ना दे। डर मत तू, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब बेटा पढ़ लिख कर अफसर बनेगा, सब कर्ज चुकता हो जाएगा। तब लोग कहेंगे, ये देखो रामू गरीब था लेकिन बेटे को पढ़ाकर बड़ा आदमी बना दिया। सावित्री की आंखों में आंसू थे। उसने बस इतना कहा, भगवान करे तुम्हारा सपना सच हो। हे भगवान, मेरे बेटे के लिए मुझे ताकत दे। रामू की आंखें थककर बंद हो गईं, लेकिन उसके भीतर एक नया जोश पैदा हो चुका था। रवि शहर में पढ़ाई कर रहा था। रामू अपनी सेहत बिगड़ने के बावजूद हर महीने किसी तरह पैसे भेजता रहा। सावित्री भी अब खेत में लोगों के घर काम करने लगी है। दिन महीने साल बीत गए। रवि ने मेहनत करके स्कॉलरशिप पाई और फिर एक बड़ी परीक्षा में टॉप कर गया। उसे सरकारी नौकरी मिल गई। गरीब बाप का सपना अब सिर्फ उसका नहीं, पूरे गांव का सपना बन गया था। गांव के लोग इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी में। तब तक के लिए जय महाकाल।